हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल काल के विविध के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। मध्यकाल में प्रचलित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुल्ला निजामुद्दीन ने 18वीं शताब्दी में दर्स-ए-निज़ामी निश्चित किया था तथा उनके अनुसार यह पाठ्यक्रम भारत में मुसलमानों के शासन के आरंभ से प्रचलित था। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 11 विषय थे तथा प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पुस्तकें थी। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस अर्थात परंपराओं तथा तफसीर अर्थात टीकाओं पर और लखनऊ के फिरंगी महल में फिक्र अर्थात न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधि से विभूषित किया जाता था। हेमू अथवा हेमराज मध्ययुग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों में हेमू को बक्काल कहा गया है। मध्यकाल में भारत में सभी व्यापारियों को बक्काल कहा जाता था। कुछ स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था, जबकि कुछ के अनुसार हेमू जाति का धूसर या भार्गव था, जो अपने को गौर ब्राह्मण कहते थे। उसने अपना जीवन रेवाड़ी में सोरे के व्यापारी के रूप में आरंभ किया था। उसके बाद इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और बढ़ा था। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया था। आदिल शाह के विद्रोहियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। दिल्ली में तर्दी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रमादित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। बदायूनी एवं निजामुद्दीन अहमद के अनुसार हेमू ने विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। आगे है विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरकारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मोकाशा कहते थे। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। आगे है नवरोज का त्योहार ईरान अर्थात फारस से लिया गया था। यह एक राष्ट्रीय त्योहार था। यह 19 दिनों तक मनाया जाता था। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवियन ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। यह पेशे से जौहरी था। 1638 से 1663 ईस्वी के बीच इसने 6 बार भारत की यात्रा की थी। अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। मनुची इतालवी यात्री था। 14 वर्ष की अल्प आयु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए
भारत पहुंचा था। इसने शहजादा दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। एस्टोरियो दो मोगोर नामक संस्मरण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। अब आइए चलते इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है अकबर के शासनकाल में सर थॉमस रो नहीं आया था। सर थॉमस रो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आया था। वह जहांगीर के साथ शिकार खेलने भी गया था। शेष सभी विकल्प सही हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खादानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो इसका उत्तर बी अर्थात जया बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर ने। जया बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर 17वीं शताब्दी के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त विदेशी यात्रियों में से एक था। कर्म से यह जौहरी था, किंतु साथ ही एक अनुभवी और साहसी यात्री भी था। यह मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। पूर्व दिशा की ओर उसने 7 यात्राएं की, जिनमें से 6 बार की यात्राएं हिंदुस्तान के लिए की थी। ट्रेवेनियर ने ही प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी दी थी। साथ ही इसने हीरे की खादानों, जवाहरात तथा मोतियों के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण और विशुद्ध विवरण प्रदान किया है। अब अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका उत्तर है सी अर्थात विलियम फ्रिंच का। विलियम फ्रिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आप लोगों को और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। तो आइए चलते हैं इसके उत्तर को जानते हैं। तो इसका सही मिलान है बी। अब आइए चलते हैं इसके विश्लेषण को पढ़ते हैं। हॉकिंस भारत में 1608 से 1611 के बीच आया था। वहीं टॉमस रो 1615 से 1619 के बीच भारत आया था। मनुची 1653 से 1708 के बीच भारत आया था। और रॉल्फ फिश जो है 1585 से 1586 के बीच भारत आया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात सबसे पहले शासन रहा जहांगीर का, उसके बाद मोहम्मद शाह का, फिर अहमद शाह अब्दाली का और लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय का। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1628 ईस्वी तक और मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था। जबकि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तृतीय लड़ाई में अफगान दल का नेता था। बहादुर शाह द्वितीय जफर का शासनकाल 1837 से 57 ईस्वी तक था। अब अगला प्रश्न है, नीचे 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात
सबसे पहले आक्रमण किया? नादिर शाह ने चंगेज खान ने सबसे पहले आक्रमण किया, उसके बाद तैमूर ने, फिर नादिर शाह ने और सबसे लास्ट में अहमद शाह अब्दाली ने। उपरोक्त बाह्य आक्रमणों का क्रम इस प्रकार है: चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली। चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के समय में, तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में, नसीरुद्दीन महमूद के समय, नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में, मोहम्मद शाह के समय और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 से 61 ईस्वी के मध्य हुआ था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात 1 तथा 4 सही है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। मुगल काल में उत्तराधिकार के युद्ध का संबंध शाह शुजा, दारा और औरंगजेब से है। यद्यपि उस समय शाहजहां मुगल शासक था, तथापि शाहजहां के उत्तराधिकारी शासक बनने हेतु यह युद्ध उसके उपर्युक्त तीनों पुत्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। अतः शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा था, वरन यह युद्ध उसके पुत्रों अर्थात शाह शुजा, दारा और औरंगजेब के बीच हुआ था तथा जहांगीर सौंदर्य एवं प्रकृति प्रेमी था। अब अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं और ईस्वी को सुमेलित कीजिए, अर्थात आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। आइए हम लोग चलते हैं इसके सही उत्तर को जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को जानते हैं। 1739 ईस्वी में करनाल के रण क्षेत्र में मुगल सेना तथा ईरानी सेना के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल सैनिक पराजित हुए थे। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करवाया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और भारत में मुगल वंश की नींव डाली गई। हेमू एवं अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी, जिसमें हेमू पराजित हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई थी, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है हेमू के नाम से। हेमू अथवा हेमराज्य मध्ययुग के इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू रेवाड़ी के बाजार में सोडा का व्यापारी था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय में उसका सम्मान और पद बढ़ा था। आदिल शाह ने उसकी सैन्य प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बना लिया था। आदिल शाह के विरोधियों के विरुद्ध उसने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। दिल्ली में तर्दी बेग के विरुद्ध विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने विक्रम आदित्य या विक्रमजीत की उपाधि धारण की थी। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ था। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय गौरव यश का
अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर है पृथ्वीराज के लिए। BN लूनिया के अनुसार चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का सबसे महान एवं यशस्वी वीर सम्राट था। इन्हें भारतीय यश का अंतिम सूर्य कहा गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है C। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, अकबर की मृत्यु 1605 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। आइए हम लोग चलते हैं इसके सही उत्तर पर। तो इसका सही उत्तर है A। अब आइए चलते हैं इसके विश्लेषण पर, अर्थात हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो अकबर ने। किसके विरुद्ध? तो राणा प्रताप के विरुद्ध। वहीं विलग्राम का युद्ध हुमायूं ने शेरशाह के विरुद्ध लड़ा था। खुसरो का विद्रोह किसने किया? तो जहांगीर ने। और खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध किया था। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। आइए चलते हैं हम लोग इसके सही उत्तर को जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है B। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल के दौरान हुआ था। शिवाजी का देहांत 1680 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 1600 ईस्वी में प्राप्त हुआ था और अकबर का राज्यारोहण 1556 ईस्वी में पंजाब के गुरुदासपुर जिले में कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कोड से चुनिए। तो इसका सही उत्तर है C। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगानों एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। इसमें अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। मराठों की इस युद्ध में हार हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के युद्ध में अकबर ने मीरन बहादुर को पराजित किया और असीरगढ़ पर मुगलों का अधिकार हो गया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसका उत्तर है C, अर्थात हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा गया था। चौसा का युद्ध जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध मई 1540 में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में मराठा सिंहासन के लिए शाहू और ताराबाई के मध्य हुआ था। खजवा का युद्ध जनवरी 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य हुआ था। अतः इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प C होगा। अन्य विकल्प सही सुमेलित नहीं है। प्रश्नानुसार मुगल एवं मराठा कालीन युद्ध का
तात्पर्य मुगलों एवं मराठों के मध्य युद्ध से न होकर समय से है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात जहांगीर ने बल्ख का युद्ध नहीं लड़ा था। बल्ख का युद्ध 1646 ईस्वी में शाहजहां के काल में हुआ था। अन्य तीनों युग्म सुमेलित हैं। अब अगला प्रश्न है, अता अली खां किसका नाम था? तो इसका उत्तर है ई, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। इस्लाम धर्म में धर्मांतर के पश्चात उनका नाम अता अली खां रखा गया था। अब अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश के राज्यारोहण के साथ ही शासन तंत्र की आधारशिला के रूप में भारत में एकता प्रथा स्थापित हुई थी। जागीरदारी प्रथा मुगल काल में प्रचलित हुई थी। विजयनगर में नायकों को राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाते थे। मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, जिसे मोकाशा कहते थे। अब अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का अर्थात मक्का द्वार कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात सूरत को। मुगल काल में गुजरात स्थित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे, इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया कहाँ से? तो इसका उत्तर है पारसियों से। नवरोज का त्योहार ईरान अर्थात फारस से लिया गया था। यह एक राष्ट्रीय त्योहार था। यह 19 दिनों तक मनाया जाता था। मुगल काल में इसका बहुत महत्व था। इसे मनाने के लिए बहुत पहले से ही व्यवस्था की जाती थी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसे नवरोज ए जलाली की संज्ञा दी थी। अब अगला प्रश्न है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात लखनऊ में। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मुगल काल में शाह वली उल्लाह के मदरसा में हदीस अर्थात परंपराओं तथा तफसीर अर्थात टीकाओं पर और लखनऊ के फिरंगी महल के फिक्र अर्थात न्याय शास्त्र के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधि से विभूषित किया जाता था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कोड की सहायता से ढूंढें। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात सबसे पहला क्रम में आएंगे पद्मिनी, उसके बाद दुर्गावती, फिर ताराबाई और लास्ट में अहिल्या बाई। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण करने के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज की योग्य शासिका थी। अकबर के शासनकाल में आसफ खां के नेतृत्व में हुए आक्रमण के फलस्वरूप
शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ताराबाई मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद इन्होंने मराठा राज की बागडोर संभाली थी। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसका उत्तर डी अर्थात दिल्ली। अब्दुल रहीम खाने खाजा का मकबरा दिल्ली में ही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में तथा औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद अर्थात औरंगाबाद में स्थित है। अब्दुल रहीम खाना का मकबरा दिल्ली में ही स्थित है। इस प्रकार विकल्प डी का युग्म ही सुमेलित है। अब अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बतलाइए। तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माने जाने वाला बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया है। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति 1601 ईस्वी में कराया था, परंतु सलीम चिश्ती के खानकाह में सफेद संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है, अपितु सलीम चिश्ती के मकबरे में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण आसफुद्दौला ने कराया था। इमाम बाड़े का केंद्रीय कक्ष लगभग 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। स्तंभहीन इस कक्ष की छत 15 मीटर से अधिक ऊंची है। यह कक्ष लकड़ी, लोहे या पत्थर के बीम के बाहरी सहारे के बिना खड़ी विश्व की अपने आप में सबसे बड़ी रचना है। इसकी छत को किसी बीम या गर्दन के उपयोग के बिना ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है। इसके निर्माण में पत्थर और संगमरमर के स्थान पर ईंटों और चूने का प्रयोग किया गया है। रूमी दरवाजा, जो इमाम बाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार है, के निर्माण में चूना प्लास्टर और प्लास्टर डलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। अतः इस प्रकार न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर सी अर्थात जहांगीरी महल कहाँ है? तो बुरहानपुर में, जो कि बिल्कुल गलत है। जहांगीरी महल आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने शाही परिवार की महिलाओं तथा अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतर हिंदू स्थापत्य कला की ओर झुकी है। जहांगीरी महल की प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से ली गई है। शेष सभी विकल्पों के युग्म सही सुमेलित हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है बी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह शर्की द्वारा 1408 ईस्वी के आसपास कराया गया था। शेर शाह सूरी ने स्वयं अपना मकबरा सासाराम में बनवाया था। दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे का निर्माण कार्य अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में 1564 ईस्वी में पूरा हुआ था। औरंगजेब ने अपनी बेगम
राबिया दौरानी की स्मृति में औरंगाबाद में 1651 से 1661 ईस्वी में मकबरे का निर्माण कराया था। इस प्रकार इन स्मारकों का सही कालानुक्रम बी में प्राप्त हो रहा है। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। आइए चलते हैं हम लोग इसके सही उत्तर पर। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात बाबर ने जामा मस्जिद का, हुमायूं ने दीन पना, अकबर जहांगीरी महल और जहांगीर ने आत्मा उद्दौला का मकबरा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है माहम अनगा ने। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मदरसा का निर्माण माहम अनगा ने करवाया था। खैरुल मंजिल मदरसा था जो शिक्षा के लिए था। अब अगला प्रश्न है निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित कीजिए, अर्थात इस प्रश्न को भी आपको मिलान करना है। तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। आइए चलते हैं इसके सही उत्तर पर। तो इसका सही उत्तर है डी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं, अर्थात कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के शासनकाल में, गोल गुंबद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल में, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के शासनकाल में और मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। अब अगला प्रश्न है मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात सबसे पहले हुआ खानवा का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध और लास्ट में शामूगढ़ का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। यह युद्ध बाबर के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ था। वहीं घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और बाबर का यह अंतिम युद्ध था। आगे चौसा का युद्ध इसमें 1539 ईस्वी में शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ था। और आगे शामूगढ़ का युद्ध यह 1658 ईस्वी में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ था। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। आइए चलते हैं इसके सही कोड को पहचानते हैं। तो इसका सही कोड है ए, अर्थात ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 सही है। अलाई दरवाजा का अलाउद्दीन खिलजी ने, बुलंद दरवाजा का अकबर ने, मोती मस्जिद का शाहजहां ने तथा मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अब अगला प्रश्न है मुगल काल में मौलिम था, तो यह एक स्टार मार्क्स है। तो आइए पढ़ते हैं इसके विस्तार को। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। दी गए विकल्पों में विकल्प डी उत्तर के कुछ निकट है, किंतु सटीक उत्तर नहीं। मौलिम जहाज का कर्मचारी है, न कि एक जहाज। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानता कौन थे? तो इसका उत्तर है व्यापारी। बंजारा शब्द का उद्गम संस्कृत शब्द वाणिज्य से हुआ है।
वाणिज्य का अर्थ है व्यापार, उससे बना वणिक अर्थात व्यापारी बनिया। व्यापार करने वालों को बंजारा कहा गया है। प्राचीन काल से ही बंजारा धुमक्कर जाति रही है जिसका मुख्य व्यवसाय व्यापार रहा है। एक स्थान से सामानों को बैलों की पीठ पर लादकर उसे दूसरे स्थान पर पहुंचाना एवं उस स्थान से आवश्यक वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हुए अपने परिवार के साथ घूमते रहना ही बंजारों की विशेषता रही है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है डी अर्थात जरीब एक प्रकार का कार्य नहीं है। शेरशाह सूर्य द्वारा तांबे के सिक्के दाम का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। मुगल काल में 1 रुपया 40 दाम के बराबर होता था। मराठा काल में देसाई या देशमुख जनपद स्तर के राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभावी होते थे। वे जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख होते थे। मुगल काल में दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था। मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में जरी भूमि की माप हेतु प्रयुक्त होती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकल्प डी का युग्म सुमेलित नहीं है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर सिख संप्रदाय के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।